हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है कर्ल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, जो कि एम्पायर्स लॉ है डिफरेंशियल फॉर्म में। यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है। तो लिखते हैं कॉपी पर, कर्ल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एम्पायर्स लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। हम सपोज करते हैं एक रीजन को जिसमें करंट जो है वो फ्लो हो रही है, ठीक है। जो करंट डेंसिटी है जिसको हम जे वेक्टर के साथ डिनोट करते हैं वो वेरी करेगा। अलग अलग पॉइंट पर करंट डेंसिटी जो है वो अलग होगी। यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है वो हमारा J1 वेक्टर है। यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है वो है हमारा J2 वेक्टर। यहाँ पर जो करंट डेंसिटी है वो है हमारा J3 वेक्टर। और इस पॉइंट पर जो करंट डेंसिटी है वो है हमारा J4 वेक्टर, ठीक है। इस रीजन में करंट फ्लो हो रही है। इस सरफेस में अलग अलग पॉइंट पर जो करंट है वो अलग है। नाउ हम निकालेंगे टोटल करंट को, टोटल स्टेडी करंट को। तो वो जो है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी के बराबर आता है। जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है J वेक्टर डॉट ds, हमारा सरफेस का छोटा सा हिस्सा है, उसके बराबर आता है और उसको हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी। ये जो J वेक्टर है वो है हमारा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का मतलब होता है करंट पर यूनिट एरिया या सरफेस। और ds वेक्टर का मतलब है सरफेस। सरफेस को हम s के साथ डिनोट करते हैं, ठीक है। और ds मतलब कि सरफेस का छोटा सा हिस्सा। बाउंडेड बाय द क्लोज पाथ, ये जो हमारा क्लोज पाथ है, ये जो बंद पाथ है, लाइन है, उसने बाउंड किया है। क्लोज पाथ को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और जब क्लोज नहीं होता है तब लाइन जो है वो ओपन होगा, मतलब कि जो इनिशियल और फाइनल वैल्यू है वो अलग होगा लाइन का। यहाँ पर इनिशियल और फाइनल एक ही पॉइंट पर होगा क्योंकि पाथ जो है वो बंद है। उस क्लोज पाथ ने जो है एक सरफेस को बंद किया होगा। उस सरफेस के छोटे से हिस्से को, एलिमेंट को हम ds वेक्टर से डिनोट करते हैं। एम्पायर सर्किटल लॉ के मुताबिक जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो म्यू नॉट I के बराबर होता है, ठीक है। I का वैल्यू अभी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखा था, उसको पुट करेंगे सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ J वेक्टर डॉट ds वेक्टर हम पुट करेंगे I के जगह पर, ठीक है। दोनों इक्वल है तो पुट कर सकते हैं और ये है हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, हमने एक स्टोक्स थ्योरम भी किया था। पहले वाले जो वीडियोस हमने किए थे उसमें किया था स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है किसी वेक्टर का वो उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। और कर्ल को हम कैसे डिनोट करते हैं? डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके। तो जो लाइन इंटीग्रल होगा बी वेक्टर का वो कर्ल ऑफ यानी कि डेल ऑपरेटर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होगा। और ये है हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से हमें क्या मिलता है? जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर का, उसका वैल्यू दिया है। तो बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर दोनों में है तो ये दोनों जो टर्म है वो भी इक्वल होगा। जो सरफेस इंटीग्रेशन है कर्ल ऑफ बी का वो इक्वल होगा म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ J वेक्टर का, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सरफेस इंटीग्रेशन वाला पोर्शन है दोनों में प्रेजेंट है तो हो जाएगा कैंसिल। सरफेस इंटीग्रेशन वाला टर्म दोनों में प्रेजेंट है तो हो जाएगा कैंसिल। ds वेक्टर का सरफेस इंटीग्रेशन जो है उसका मतलब है टोटल सरफेस, ठीक है। उसका डायरेक्शन भी होगा, एरिया का डायरेक्शन होता है जिसको हम एरिया वेक्टर कहते हैं। तो टोटल सरफेस दोनों साइड पर है तो दोनों हो जाएगा कैंसिल। बचेगा डेल क्रॉस b, दैट इज कर्ल ऑफ b इज इक्वल टू म्यू नॉट J वेक्टर। डेल ऑपरेटर क्रॉस के जगह पर हम कर्ल लिख सकते हैं तो कर्ल ऑफ बी जो है म्यू नॉट J वेक्टर के बराबर होता है। और ये है हमारा डिफरेंशियल फॉर्म एम्पायर सर्किटल लॉ का। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन वाला टर्म कौन सा है? डेल ऑपरेटर है। डेल ऑपरेटर में डिफरेंशिएशन होता है
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड, इसलिए ये है हमारा एम्पायर्स लॉ डिफरेंशियल फॉर्म में। और उसमें हमें क्या पता चलता है, जो कर्ल होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो म्यू नॉट टाइम्स करंट डेंसिटी के बराबर होता है। कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस कंसिडर अ रीजन ऑफ स्पेस, स्पेस का एक रीजन कंसिडर करना है इन विच करंट्स आर फ्लोइंग, जिसमें करंट्स जो है फ्लो हो रही है। करंट डेंसिटी वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, तो इस स्पेस में अलग अलग पॉइंट पर अलग करंट डेंसिटी होगा, बट इज टाइम इंडिपेंडेंट, और ये जो है टाइम पर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है। द टोटल स्टेडी करंट I इज गिवन बाय, जो टोटल स्टेडी करंट होता है वो करंट डेंसिटी के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। टोटल स्टेडी करंट जो है करंट डेंसिटी के सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। जे हमारा करंट डेंसिटी है। ठीक है। करंट डेंसिटी मीन्स करंट पर यूनिट एरिया या सरफेस, सरफेस सरफेस कैंसिल हो जाएगा, बचेगा करंट। तो जे हमारा करंट डेंसिटी है किस वाले हिस्से का, ds वाले हिस्से का। ये जो पूरा सरफेस है जिसको इस लाइन ने बंद किया है उसका छोटा सा हिस्से का करंट डेंसिटी है जे वेक्टर। एम्पायर सर्किटल लॉ को हम लिखेंगे, ये हमने पहले वाले वीडियो में पुट किया था। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B जो है म्यू नॉट I के बराबर होता है। I के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे। मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमने ये भी किया था कि जो स्टेडी करंट है वो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी के बराबर होता है, यानी कि करंट पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। स्टोक्स थ्योरम के मुताबिक जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है B वेक्टर का, वो जो है उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर होता है। कर्ल हम कैसे निकालते हैं, डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके निकालते हैं। ये है हमारा स्टोक्स थ्योरम। यहाँ पर A वेक्टर का जो लाइन इंटीग्रल है, क्लोज लाइन इंटीग्रल, उसके कर्ल के सरफेस इंटीग्रल के बराबर है। अब ये दोनों जो टर्म्स है वो इसके बराबर है, तो ये दोनों टर्म भी इक्वल होगा क्योंकि दोनों B डॉट dl वेक्टर के लाइन इंटीग्रल के बराबर है। इसमें सरफेस इंटीग्रेशन वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कर्ल ऑफ B जो कि म्यू नॉट J वेक्टर के बराबर होता है, और वो डिफरेंशियल फॉर्म है एम्पायर्स लॉ का।